तो हम पढ़ रहे थे मोहम्मद गोरी के बारे में लास्ट क्लास में। 3 युद्ध मैंने आपको बताए भैया। 1191 तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, और 1194 चंदावर का युद्ध। इन युद्धों में क्या हुआ ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पृथ्वीराज चौहान जीते। कौन जीते? यहाँ पृथ्वीराज चौहान आपका युद्ध को जीतते हैं। अब मैं आपको कुछ बच्चे स्थितियां बताऊंगा, देखना ध्यान से। पृथ्वीराज चौहान जीते, और यहाँ क्या हुआ था आपका तराइन के दूसरे युद्ध में, यहाँ मोहम्मद गोरी जीता था। कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता, ठीक है, मोहम्मद गोरी जीता। और तीसरे युद्ध में कौन था? यहाँ भी मोहम्मद गोरी जीता। और ये युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे? यहाँ वर्सेज में था आपका गोरी, ठीक है। यहाँ कौन था? यहाँ भी आपके पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जिनको हम जानते हैं। तीसरी बात है कि यहाँ कौन था आपका? यहाँ था राजा जयचंद, ठीक है, जयचंद। और ये जो लोग हैं, ये गोरी कौन था? ये तुर्क था। गोरी कौन था? एक तुर्क आक्रमणकारी था। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये आता है कि ये जो तुर्क भारत में सफल हो पाए, तो तुर्कों की सफलता का कारण है क्या? तो क्या तुर्क वास्तव में बहुत अधिक बहादुर थे? क्या वास्तव में इनका इतना एक अच्छा सैन्य संगठन था कि इन्होंने भारत विजय का जो सपना देखा उसको ये पूरा कर पाए? ऐसा नहीं है बच्चे, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। इस तुर्कों की विजय का सबसे बड़ा कारण था राजपूतों का आपस में जो कलह एवं संघर्ष था। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक छोटी सी कहानी। जैसे पृथ्वीराज चौहान, आप जानते ही हैं, संयोगिता से उन्होंने शादी कर ली, तो राजा जयचंद से उनके संबंध नहीं थे। और राजा जयचंद का जो एक तरह से फेवर था वो मोहम्मद गोरी के पक्ष में था, ठीक है। दूसरा क्या था? इन्होंने ही, पृथ्वीराज चौहान जी ने ही, आपके चंदेल शासक थे एक परमरारी देव, ठीक है। तो वो बात भी याद रख लेना। चंदेल शासक कौन है अभी बताऊंगा मैं आपको वो, चलो लिखवाऊंगा और चीज नोट कराऊंगा। चंदेल शासक परमर्दीय देव थे, उनको हरा दिया था। जैसे भारत के प्रसिद्ध इतिहास में वीरों का नाम आता है एक आला उदल, है ना, सेनापति हुए हैं, और राजपूतों का बड़ा इतिहास का नाम है उनका अलाउदल। तो अलाउदल की हत्या भी पृथ्वीराज चौहान ने कर दी थी। तो कहते हैं कि मतलब उस समय का जो कन्नौज हुआ, दिल्ली हुआ, ये आसपास का जिन लोगों को एक इकट्ठे भाईचारे की भावना से रहना था, वो लोग बिखर गए, वो एक भाईचारे की भावना से नहीं रह पाए, और उसका सीधा सीधा फायदा किसने उठाया? वो फायदा उठाया तुर्कों ने, और तुर्क सफल हो पाए। तो तुर्क इतने बड़े आक्रमणकारी नहीं है, इतने संगठित आक्रमणकारी नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? हमारी आपसी जो फूट थी, उसका फायदा ये लोग उठा पाए। तो क्या होता है कि भारत में मुस्लिम आक्रमण अब क्या है? सफल हो रहा है, और ये लोग सत्ता की तरफ बढ़ेंगे, जिसका कारण क्या हुआ? आपसी मतभेद। तो कभी भी दोस्त, मतलब हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब देश होता है तो देश में हम लोगों को कभी भी नहीं बंटना चाहिए। हमको किसी जाति विशेष में या किसी हम अपना आप को बांट लेते हैं, है ना, कि भाई हम लोगों ने बांट लिया खुद को। तो बाहर की विदेशी शक्तियां क्या होती हैं? इस चीज़ का फायदा उठाती हैं। ये इतिहास से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद रख लेना। ये तो सीधे सीधे आपके वन लाइनर क्वेश्चन हुए जिनसे क्वेश्चन बनता है। तुर्क आक्रमणकारी थे। अब दरअसल में क्या होता है, तो ये तराइन का सेकंड युद्ध, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, यहां लिखना। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के सेकंड वॉर में, तराइन के दूसरे युद्ध में, वॉर में, वॉर में गोरी के साथ आए। मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और ये किसके हैं? ये वो भारत में जो सूफीज्म चला। और सूफीज्म क्या है, सूफीवाद क्या है, ये बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं आपको थोड़ा सा इस्लाम के बारे में बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिमों की जो 2 शाखा हैं, सिया और सुन्नी, सिया और सुन्नियों का आपस में मतभेद था, ठीक है। सुन्नी लोग कौन थे? सुन्नी वो लोग थे जो हजरत मोहम्मद की जो शिक्षाएं थी, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को ऐसे ही मानते थे। कुछ लोग थे जो अली की शिक्षाओं को मानते थे, 20% लोग, वो कहलाए आपके सिया। उनके बीच के मतभेद को खत्म करने के लिए 9वीं शताब्दी में एक सूफीज्म
सूफीज्म यानी कि सूफीवाद चला, एक सूफी परंपरा चली जिसको हम सूफी भक्ति के नाम से भी जानते हैं, या सूफी ज्ञानेश्वरी शाखा भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सूफी लोग थे, ठीक है, जिन्होंने भक्ति को अपना मार्ग बनाया और ये मतभेद खत्म करना चाहते थे आपका किसके बीच में, शिया और सुन्नी के बीच में, ठीक है। तो इसी सूफीज्म को भारत में किसने चलाया, तो भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखना, ये भारत में, पॉइंट बना के लिखना, ये नाम लिख लेना, कभी भूल जाओ ये में, कभी गौरी को लिख दो, लिख लेना मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक हैं, सूफीज्म के, सूफीवाद के प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब जिसने शुरू किया हो, जो शुरुआत करता है, जो स्टार्टिंग करता है, उसको प्रवर्तक कहते हैं, सूफीवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सूफीज्म की स्थापना की, और कहाँ पर आए थे ये, कहाँ रहते थे, भारत में रहते थे, अजमेर राजस्थान में रहते थे, अजमेर राजस्थान में रहते थे, अजमेर राजस्थान में रहते थे, ठीक है। और अजमेर में जहाँ ये बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ दरगाह है इनकी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह है, या अजमेर शरीफ कहाँ स्थित है। तो अजमेर तो नाम सभी बच्चे जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो आप जान गए होंगे। अजमेर जो जगह है वो राजस्थान में है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ अजमेर शरीफ है, और अजमेर शरीफ में दरगाह किसकी है, ठीक है, अजमेर शरीफ, ये किसकी दरगाह है, दरगाह है ये, लिख लेना मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है। लिखेंगे इस बात को, यहां लिख लेना मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए, तो गोरी के साथ में भारत आए थे। कब भारत आए, तो जब दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था उस समय ये भारत में आए, ठीक है भैया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे के फैक्ट बात करते हैं। तो ये मैं उस समय की स्थिति बता रहा हूं कि तीन इन युद्धों के आसपास जो बड़ी घटनाएं हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो घटनाएं दरअसल में है कौन कौन सी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहां एक और बात, मोहम्मद गोरी ने, अब गोरी की बात पर आ जाते हैं, चिश्ती साहब की बात खत्म होगी। गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद में, चंदावर युद्ध के बाद में देवी लक्ष्मी की प्रतिमा के, मूर्ति बोलेंगे, मूर्ति ज्यादा ठीक रहेगा, देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सिक्के चलवाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना कि जो देवी मूर्ति की लक्ष्मी जी के सिक्के किसने चलवाए थे, किस युद्ध के बाद चलवाए थे, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए गोरी ने चलवाए। किस युद्ध के बाद, चंदावर के युद्ध के बाद में चलवाए थे, ठीक है, ये बात याद रख लेना आप हमेशा। और अगर मैं 1194, ये चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 में हुआ। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1194 में इस चंदावर के युद्ध में जीतने का सबसे बड़ा कारण कौन था, तो वो व्यक्ति था ऐबक, ठीक है। अभी मैं ऐबक को आगे पढ़ाऊंगा आपको, जैसे ही गुलाम वंश हम शुरू करेंगे, तो आप तब तक के लिए याद रखेंगे कि चंदावर युद्ध जो हुआ इसको जीतने में अगर सबसे बड़ा सहयोग मैं बोलूं तो यहां पॉइंट बना के आप अपनी मेमोरी के लिए लिख सकते हैं। चंदावर युद्ध जीतने का सबसे बड़ा कारण ऐबक था, क्योंकि ऐबक नेतृत्व कर रहा था, और ऐबक वो नेतृत्व करता है जिसके बारे में मैं काफी बातें आपको ऐसी बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सिक्के चलवाए, ये बात आपको याद रखनी है भैया। अगला पॉइंट है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में एकता सिस्टम को चालू किया, एकता प्रथा चलवाई, उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई, किसने चलवाई, गोरी ने, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती जी की बात को एक ब्रैकेट में बंद कर लेना, उनकी इतनी ही बात है सिर्फ। अब यहां समझोगे आप एक बार मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। एकता प्रथा क्या है, एकता क्या था, एकता प्रथा को दरअसल में अगर कभी नाम आएगा ना आपसे, तो एकता प्रथा दरअसल में इल्तुतमिश ने चलाई है ना। अलाउद्दीन खिलजी इस प्रथा को खत्म करेगा। मैं कह रहा हूं उत्तर भारत में, आपको ध्यान से बात समझनी होगी, भारत में नहीं, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। भारत में अगर कभी भी पैसे प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न पूछा जाता एकता प्रथा किसने चलाई, तो उत्तर होता इल्तुतमिश। ये बात आप आगे आने वाले लेक्चर में जान जाएंगे, लेकिन अभी आप जाने उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। ये दरअसल में एकता प्रथा क्या थी, जैसे कोई भी आप समझिए, आप यूपी पुलिस में भर्ती हो जाएंगे या किसी भी विभाग में रहेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। तो पहले इनकी सेना में जो सैनिक होते थे, उन सैनिकों को,
उन सैनिकों को ये वेतन नहीं देते थे, वेतन की बजाय एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। क्या देता था, देखेंगे ध्यान से। सैनिकों को क्या बोलेंगे, एकता में वेतन के बजाय, वेतन के बजाय जमीन का टुकड़ा मिलता था। क्या मिलता था, जमीन का टुकड़ा मिलता था, जमीन का टुकड़ा मिलता था। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात समझनी होगी, जमीन के टुकड़े का ये क्या करते थे, तो ये बोलते थे कि भाई जमीन को पैदा करो और अपने बच्चों की परवरिश करो अच्छे से। ये एकता सिस्टम था। इसको आकर के पूरे भारत में जो लागू करेगा वो इल्तुतमिश, और इसी को अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, खत्म करेगा। अलाउद्दीन खिलजी बोलेगा हम सैनिकों को नगद वेतन देंगे, हम सैनिकों को जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे। तो इस तरह ये प्रथा के बारे में हम आगे आगे जानते रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर भारत में किसने चलाई है ये प्रथा। उत्तर भारत में इस एकता प्रणाली को चलाया था आपका, किसने बोलेंगे, गौरी ने चलाया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो भाई, 1203 में गौरी ने क्या किया, 1203 में कालिंजर अभियान, क्या किया था, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान में चंदेल शासक, चंदेल शासक बड़े मजबूत शासक थे। ठीक है, और चौहान शासक हैं, राजपूत शासक थे एक, चंदेल शासक परमरी देव, क्या नाम था इनका, चंदेल शासक थे, परमादी देव बोल सकते हैं आप, परमादी देव को हराया। देखो मैंने बोला इनको पहले पृथ्वीराज चौहान भी हरा चुके थे, तो यहां मतलब पृथ्वीराज चौहान खुद भी हार गए युद्ध को, पृथ्वीराज चौहान ने इनको भी हराया था। तो दोनों अगर ये साथ रहते, ये दोनों बहुत मजबूत शासक थे, तो भारत में कोई मुस्लिम आक्रमणकारी कभी आ ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। अभी मैं आपको स्थितियां बताऊंगा कि स्थिति कैसी थी, क्या कारण थे कि बीच में ब्रैकेट का काम कैसे कर सकते थे, देखेंगे ध्यान से। तो ये हमारी आपसी उठफूट रही। तो 1203 में कालिंजर अभियान किया, शासक परमार्दी देव हैं, चंदेल शासक थे। ठीक है, और इन्हीं के सेनापति थे जो मैं नाम ले रहा था अभी थोड़ी देर पहले, याद रख लेना। भारत में आला खंड लिखा गया है ना, आला खंड जो पुस्तक है वो किसके ऊपर है, वो आला और उदल के ऊपर है। तो बड़े वीर सेनापति, इनकी वीरता के किस्से हैं। आला और उदल, आला और उदल किसकी सेना में थे, वो चंदेल शासक प्रमादी देव की सेना में थे। और कालिंजर अभियान हुआ जिसमें गौरी ने इनको हरा दिया। ठीक है, चलो भी आगे क्या हुआ ये याद रख लेना। गौरी का अंतिम अभियान, गौरी का अंतिम अभियान खोकरों के विरुद्ध था। मैंने बताया था आपको खोकर जनजाति के बारे में। बोलो खोकर जनजाति कहां निवास करती थी, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, खोकर जनजाति कहां निवास करती थी। ठीक है, गौरी का अंतिम अभियान, गौरी का अंतिम अभियान था खोकर जाति के विरुद्ध, खोकर जाति के विरुद्ध। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और गौरी की मृत्यु कब हुई, गौरी की मृत्यु गौरी की मृत्यु हुई भैया 1206 में। कब हुई, 1206 में हुई। बहुत बढ़िया। गौरी का जो भाई था उसकी मृत्यु तो 1202 में ही हो गई थी, और इसको गौर प्रदेश का शासन भी मिल गया था गौरी को। और 1206 में फाइनली गौरी की मौत हो जाती है। कहां पर हुई गौरी की मौत, गौरी की मौत हुई थी दमियक। दमियक स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि दमियक दरअसल में ये कहां है, वेस्ट पाकिस्तान। एक चीज मैं कनेक्ट कराना चाह रहा हूं आपको, उसको हमेशा याद रख लेना। दमियक वेस्ट पाकिस्तान में एक जगह है, और इसकी जो मृत्यु यानी हत्या हुई थी दरअसल में, लिख लेना, इसकी हत्या एक खोकर जाति का ही व्यक्ति था। इसकी हत्या इसीलिए कहते हैं इसकी हत्या खोकरों ने की। इसकी हत्या अली मर्दान नामक व्यक्ति ने की थी, अली मर्दान ने की। और ये मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, वेस्ट पाकिस्तान इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए खोकर जनजाति इतिहास में कहां निवास करती थी, पश्चिमी पाकिस्तान में निवास करती थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे चलेंगे। गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है। अब बात आती है कि गोरी दरअसल में बच्चा इस समय जो ये शासन चल रहा है, जैसे आप जानते हैं कि भाई राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन इस समय तक वो व्यवस्था नहीं है। मुस्लिम शासकों में इस समय तक वो व्यवस्था नहीं थी कि इनका बेटा ही शासक बने। और इसके क्या कथन होते हैं, गौरी के अपने अंतिम समय में कथन आए कि मेरे जो दास हैं वही मेरी संतान है, मेरे जो दास हैं क्योंकि मैंने उनकी वजह से। और ये भी वास्तविकता है, गौरी जो अपने साम्राज्य को भारत में फैला पाया उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उसके सेनापतियों को। और उसके सेनापति कौन थे, दरअसल में उसके दास थे। तो उसने बोला मेरी दास ही मेरी संतान है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है गौरी से, क्योंकि अब उसके जो दास थे उन दासों में भी कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, तो उनके बीच झगड़ा हो जाएगा ना कि भाई भाई उसने मुझको बोला, अभी बेटा तो मेरे पापा जी है वो तो गौरी। तो मतलब इस तरह से क्या हुआ देखेंगे ध्यान से। तो इसने बोल दिया कि जो दास थे वो जो दास हैं, ठीक है, वही मेरी संतान है। तो इसके बाद क्या हुआ, अब आपको पता होना चाहिए ऐबक के दास, सॉरी गौरी के दास कौन कौन थे। तो लिखेंगे गौरी के दास, दास बोलते हैं स्लेव को, स्लेव। तो भैया पहले बाजार लगते थे, जैसे आज बाजार में भिंडी आलू बिकता है ना, ऐसे पहले बाजार में दास बिका करते थे, दासों के बाजार हुआ करते थे। तो लोग अपने काम करने के लिए देख करके हट्टा कट्टा ही हमारी सेना के लिए ठीक रहेगा, तो सुल्तान बड़े बड़े राजा महाराजा इनको बाजारों से खरीदा करते थे। दिल्ली में बहुत बड़ा बाजार लगता था, ठीक है, खुबारान अफगानिस्तान ये फेमस थे बाजारों के लिए, अफ्रीका से लेकर के सब जगह दासों के बाजार लगते थे। तो ये स्लेव जो थे, जो ये दास थे, गोरी के दास कौन कौन से थे। पहला था दास इसका यलदौज, यलदौज, ठीक है, और इनको कनेक्ट करना है बहुत अच्छे से। यलदौज हो गया। दूसरा है कुबाचा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनका नाम आएगा, कुबाचा। नंबर 3 था आपका कौन, ऐबक, ऐबक पूरे नाम भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। यलदौज का नाम था ताजुद्दीन यलदौज। क्या नाम था इसका, ताजुद्दीन यलदौज था, ताजुद्दीन यलदौज। कुबाचा की बात करते हैं तो इसका नाम था नसरुद्दीन कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा। ऐबक का नाम आएगा ही, आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ठीक है। और चौथा था इनका एक, मतलब प्रमुख तो 3 ही है, चौथे में नाम आएगा इनका बख्तियार खिलजी का। और बख्तियार खिलजी भी क्या रहेगा, इनका सेनापति रहेगा। मुख्य दास 3 ही हैं, मुख्य दासों की बात करें तो मुख्य दास 3 ही हैं। तो गौरी ने बोला कि मेरा साम्राज्य मेरे दासों में बटेगा। तो गौरी का साम्राज्य दरअसल में था कहां से कहां तक, तो पहले उसके लिए आपको ये बात समझनी होगी। तो अगर मैं बात करता हूं गौरी के साम्राज्य की भैया, तो गौरी के साम्राज्य को आप लोग एक चीज समझे कि गौरी का जो साम्राज्य था, वर्तमान भारत के सापेक्ष में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो गौरी का जो साम्राज्य है, यहां तो पड़ता था, मैंने बताया था आपका, यह था गजनी क्षेत्र। अफगानिस्तान में कौन सा था, गजनी क्षेत्र था। तो इस गजनी क्षेत्र से लेकर के भारत में, तो यहां देखेंगे मैं अभी आपको कुछ इलाके बताऊंगा। तो ये जो यलदौज नामक व्यक्ति था, इस यलदौज को इसने गजनी क्षेत्र दे दिया। क्या दे दिया, गजनी मिला, क्षेत्र है, गजनी क्या है, क्षेत्र है। तो ये किसको मिला, गजनी क्षेत्र, ये यलदौज को मिल गया। बात आई नसरुद्दीन कुबाचा की। नसरुद्दीन कुबाचा को इसने वितरित किया आपका सिंध, सिंध क्षेत्र। सिंध से मतलब है मेरा जो पाकिस्तान में मुल्तान हो गया, ठीक है, मुल्तान हो गया, या मुल्तान के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं, मुल्तान के अलावा और कौन से इलाके बोल सकते हैं हम, काबुल कांधार बोल सकते हैं, काबुल कांधार, काबुल हो गया आपका, कांधार हो गया, काबुल कांधार मुल्तान, ठीक है। तो ये सिंध क्षेत्र किसको मिल जाता है, ये मिल जाता है हमारा कुबाचा को। ये वाला जो इलाका है, मतलब मिलते मिलते ही होंगे, ये वाला इलाका किसको मिला, ये सिंध क्षेत्र मिल जाता है आपका कुबाचा को। ऐबक को मिलता है लाहौर और दिल्ली, लाहौर और दिल्ली। तो ऐबक को मिला इधर भारत का, हम बात कर सकते हैं यहां से मिलता हुआ ये वाला साम्राज्य। तो इन तीनों को इस तरह से ये साम्राज्य बटा हमारा, किसके लिए, ये यलदौज हो गया, यलदौज, वाई फॉर यलदौज, के फॉर कुबाचा और ए फॉर ऐबक, ठीक है। तो इनके बीच में एक विद्रोह हुआ, देखेंगे ध्यान से, इनके बीच में एक विद्रोह हुआ, किसको लेकर के, इनकी लड़ाई को लेकर के, कि भाई ये लोग कहने लगे कि ऐबक वाला जो क्षेत्र है ये धनी क्षेत्र है,
ऐबक को ज्यादा मिला है। तो गौरी के बाद में इन उत्तराधिकार का एक लड़ाई हुआ। उत्तराधिकार मतलब कि भाई ये चीज मुझको मिलनी चाहिए थी, जैसे गांव में बंटवारे को लेकर के घरों में हो जाता, नहीं जी इस वाले को तो मैं लूंगा। ऐसे इनके बीच एक यहां संघर्ष छिड़ा, और इस संघर्ष को विराम दिया ऐबक ने। ऐसे ही नहीं एकदम से संग्राम दे दिया। तो पहले तो ऐबक ने इस यल्दौज को, भाई यल्दौज कहां का शासक है, देखो समझना मेरी बात को। ऐबक यहां है, यल्दौज यहां है। यल्दौज कहता है इससे भैया मुझे तो ये वाला क्षेत्र चाहिए। ऐबक इसको मारता है जाकर के, वही मारता है गजनी में। और स्थिति ऐसी थी कि गजनी पर जाकर भी ऐबक ने राज किया, और 40 दिन तक इस वाले के क्षेत्र पर, जो यल्दौज का क्षेत्र था, इस पर 40 दिन तक राज किया इसने। लेकिन जनता कहती थी कि भी नहीं, भाई अपना शासक सबको प्रिय होता है। अब जैसे कि मान के चलो आप मुझसे प्यार करते हो अगर, तो फिर आप मतलब फेवर में आ जाओगे, हर चीज के फेवर में। तो ऐसे ही इनका शासक था यल्दौज। इन्होंने बोला नहीं ऐबक, नहीं, गलत कर रहे हो, हमें तो हमारा शासक कौन चाहिए, हमें तो हमारा शासक यल्दौज चाहिए। ऐबक ने कहा भाई ऐसा तो बात नहीं बनती, तुम्हारा वाला तो लड़ता हमारे क्षेत्र के लिए। तो संधि हुई, ठीक है भैया जी नहीं लड़ेंगे। तो संधि क्या हुई, संधि को समझना होगा, संधि को समझना होगा कि संधि में क्या हुए। संधि में हुए विवाह संबंध, शादियां हुई। और शादी के लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो हार चुका था ना यल्दौज, तो मैंने बोला यल्दौज को किसने हराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यल्दौज जाकर के ही मारा था। तो क्या कर दिया, ये याद कर लो, ये ऐबक का ससुर है। यानी यल्दौज ने क्या कर दी, यल्दौज ने कर दी अपनी बेटी की शादी। हारा हुआ आदमी है, अब ऐसा तो है नहीं वो अपनी बेटी दे देगा इसको, इसे अपनी बेटी देनी पड़ी। मतलब विवाह संबंध हुए, ऐबक का ससुर बन गया। ऐबक को इसने अपनी बेटी की शादी करा दी। ये कुबाचा जो लाहौर में बीच में बैठा हुआ था, बोले भाई इससे भी कुछ कर लो, है ना। और इधर ऐबक ने चाल चली कि कुबाचा का सहयोग कैसे मिले, इसके लिए इसने अपनी बहन की शादी इससे करवा दी। तो ये ऐबक का जीजा है। कुबाचा कौन है, ये ऐबक का जीजू है, इसका जीजा है। तो हो गए बढ़िया संबंध या नहीं हो गए, एकदम से बढ़िया संबंध हो गए। और ऐबक चमक गया एकदम से। ऐबक क्या हो गया, चमक गया। आएंगे एक बार, इसमें ही नाम आता है इनका प्रमुख व्यक्ति जो ऐबक के लिए गौरी का भी, आपका गौरी का भी बोलेंगे सेनापति था, गौरी का सेनापति भी था। और साथ में जो बाद में किसका सेनापति हो गया था, ये पहले तो एक गौरी का सेनापति था, है ना। 1193 में एक गौरी का सेनापति बना था, और 1206 तक ये गौरी का सेनापति रहा। लेकिन 1206 से 1210 तक ये ऐबक का सेनापति रहा। बख्तियार खिलजी, चौथा व्यक्ति बता रहा हूं मैं इसके दासों में। उत्तराधिकार के लिए इसका कोई संघर्ष नहीं था। और बख्तियार खिलजी दरअसल में अगर मैं बात करता हूं, इसको जो कमांड मिली थी, ये मिली थी बंगाल और बिहार की। और बंगाल और जो बिहार था, इसमें इसने इतना उत्पात मचाया। इसने उत्पात मचाने के कारण मैंने आपको बता रखे हैं, फिर से बताता हूं। बख्तियार खिलजी जब बीमार हुआ और इतना बीमार हो गया कि उठ ना पाया, तो इसने पूछा कि अब मेरी जान कैसे बचेगी। तो लोगों ने बोला नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल सीलभद्र आपकी जान बचा सकते हैं। राहुल थे, सीलभद्र मतलब आचार्य लगाते थे वो, नाम तो अलग अलग भी होते थे उनके। तो उन्होंने बोला वो आपकी जान बचा सकते हैं। बोले ऐसा ऐसा क्या है, तो उन्होंने बोला हिंदू वेदों एवं पुराणों में बड़ी जान है जी, आयुर्वेद है उनके पास, दुनिया ने सीखा है उनसे, है ना, तो देख लो जान बच जाए। उसने बोला भाई नहीं, हमारा हकीम ही देखेंगे। उन्होंने बोला हकीम पकीम के चक्कर मारे जाओगे, क्या फायदा, जिंदगी है जी लोगे तो फिर देख लेना अपने हकीम पकीम बाद में, अभी मौत की सांसों में टकरे हो। उसने बोला बुला के लेकर आओ। बुला के लेकर के आया राहुल सीलभद्र को। तो उन्होंने पूछा जी आप क्या करते हैं सुल्तान, है ना। सुल्तान तो नहीं बोला, मतलब सुल्तान की उपाधि भी, क्योंकि इतिहास में क्यूरियोसिटी की बात है, सुल्तान ऐसे ही नहीं कह सकते किसी को। चलो भाई, तो क्या हुआ दरअसल में, उसने बोला जी हाँ बताइए क्या बीमारी है। तो इसने बोला भाई दवाई कुछ नहीं खाऊंगा, चमत्कार है तो ऐसे ही करके दिखाओ। बोले जी कुरान पढ़ो, एक कुरान गिफ्ट करी, कुरान पढ़ो। और कुरान के पेजों पर लेप लगा दिया, और ये पलटते होंगे कैसी उंगलियों के संपर्क में आया। उंगलियों को ना जाने ये बख्तियार खिलजी चाटता था या ऐसे किताबों को पलटता था, क्या था, कुछ था।
तो वो एक प्रसंग है कि ये ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद इसने बोला कि ये लोग कहाँ से आए? नालंदा से। नालंदा क्या है? बोले जी ये एक गढ़ है, ये गढ़ है भारतीय शिक्षा का, ज्ञान का, वैदिक धर्म का, आयुर्वेदों का, पुरानी परंपराओं का, सभी ज्ञान का जो गूढ़ है, जो रहस्य है, वो यही है। दुनिया से पहले से भी लोग आते रहे हैं यहाँ ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए लोग आते रहे हैं। तो इसने बोला भाई इनको जला दो, इस ज्ञान को खत्म कर दो। तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। तीनों विश्वविद्यालय जले, जिसमें कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय तो कई दिन तक उसमें आग जली रही, और उसमें जो लाखों पुस्तकें थी, जो हमारा ज्ञान का भंडार था, वो जल गया। तो बड़ा भारत के, मतलब अगर कह सकते हैं भारत के कला, संस्कृति और इतिहास के लिए सबसे घातक आदमी जो साबित हुआ, वो बख्तियार खिलजी, ये कुत्ता था। ठीक है, तो इसका लिख लेना, इसने क्या क्या किया था? नालंदा को नष्ट किया, नालंदा नष्ट। और स्वभाव देखा है आपने, भारत की सरकारें जिनके लिए आप लोग एकदम से विद्रोही हो जाते हैं, वो सरकारें बख्तियार खिलजी के नाम पर रोड बनाती हैं, और वहीं बिहार में रोड बनाती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से उभर करके आते हैं, जो आप शिक्षक हैं, आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप एक बीच का रास्ता बताएं जो ना इधर हो ना इधर हो। बच्चे आपको समझना चाहिए, है ना, ये गलत है। नालंदा नष्ट किया, विक्रमशिला ज्ञान केंद्र नष्ट कर दिया। विक्रमशिला किसने ध्वस्त किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये बच्चे ज्ञान की नगरिया थी, यहां लोग आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, ठीक है, नालंदा बंगाल में था, नालंदा बंगाल में था। एक बच्चों से मैंने एक बार क्लास में बोला कि आप एक बार चिट्टागोंग मूवी देखना। यूपीएसआई के बच्चे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने वो मूवी देखी, चिट्टागोंग मूवी। तो उसमें मैंने बताया मास्टर सूर्यसेन की कहानी है। और प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि मुझे ये बताना मास्टर सूर्यसेन का फोटो आखिर किसी पुलिस थाने में, किसी संसद में, किसी देश में, और हमारे देश की इस युवा पीढ़ी ने, जिसने मास्टर सूर्यसेन की एक तस्वीर तक ये बच्चा नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते हैं, आपने भी नहीं देखी होगी कभी फोटो, है ना, कभी देखी नहीं होगी आपने। तो मतलब ये सरकारों की कमी रही है बच्चे, गौर सरकारों की कमी रही है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये कहाँ पड़ता था आपका? ओदंतपुरी, जिसको बोल देंगे हम कहाँ, आपका बिहार में, नष्ट कर दिया। नालंदा बंगाल में लिख दिया मैंने, सॉरी, नालंदा बिहार में है, बिहार। उन लोगों ने इतना बड़ा कांड किया था, इतने बड़े, मतलब बिना किसी लालच के लटक गए। बच्चों ने पूछा मुझसे, वापस मैसेज आए काफ़ी बच्चों के, उन्होंने बोला जी सर ऐसा क्यों है, ऐसे लोगों को हम क्यों नहीं याद करते? मैंने, भैया सरकारों की कमी है, मेरा हाथ में कुछ होता तो मैं तो नियम बना देता कि कम से कम ऐसे क्रांतिकारियों को, मतलब फोटो से हम जज नहीं कर सकते कि फोटो होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट लोग उनके बारे में जाने, ये तो होना चाहिए। बख्तियार खिलजी यही वो व्यक्ति है, ठीक है। और बख्तियार खिलजी के बारे में याद रख लेना, ये कौन है? ये पहले गोरी का सेनापति था, पहले गोरी का सेनापति था, और बाद में किसका हो गया था? ये गोरी के सेनापति के बाद में ये हो गया था किसका? ऐबक का सेनापति हो गया था, ऐबक का सेनापति। तो ये बातें याद रखेंगे। इसके बाद में हमारा इतिहास शुरू होता है भैया, दिल्ली सल्तनत का इतिहास, दिल्ली सल्तनत का इतिहास, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, यहां आएंगे दिल्ली सल्तनत। देखो बच्चे, जो ये प्राचीन मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, समझना मेरी बात को। जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में आपको एक बात बताता हूं कि ये हम दो फेस में पढ़ते हैं। मध्यकालीन जो इतिहास है, तो इसमें अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे थे। मध्यकालीन इतिहास को जानने का सबसे अच्छा टर्म है, एक तो हमने इसको कहां से शुरू किया? अरबों के आक्रमण से शुरू किया। तुर्कों का आक्रमण मैंने समझाया, कैसे आए, क्या प्रभाव पड़े, किस तरह से इन्होंने विजय की, क्या कारण थे, ये सब बातें हम करते करते हम पहुंचे मध्यकालीन इतिहास पर। और मध्यकालीन इतिहास में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे अच्छी टर्म आती है दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत जिसका पीरियड रहा है 1206 से लेकर के 1526, जब तक बाबर नहीं आता तब तक का, एक तो ये। और एक टर्म रहेगा पूरा मुगल काल, जो 1526 से लेकर के 1857 तक 331 वर्षों का ये काल रहेगा, मुगल काल। ये दो हैं और इन्हीं पर मध्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। मध्यकालीन भारत इन्हीं पर खत्म हो जाता है। तो इसमें हम पहले फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका दिल्ली सल्तनत कब से शुरू हुई? दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर, हर बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा दिल्ली सल्तनत का कुल काल कितना था। तो 1200, 315 और 20, 320 वर्षों का और 331 वर्ष वो, ठीक है। ये मध्यकालीन का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल रहा है ये 320 वर्षों का काल रहा है। कितने वर्षों का? 320 वर्ष का। और इस दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश हुए हैं? इसमें दिल्ली सल्तनत में लिखना, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, डायनेस्टी, 5 वंश हुए, जिसमें 2 तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे बोल देते हैं GKTSL। ट्रिक से आप, मैं फेवर नहीं करता कि ट्रिक से आप किसी चीज़ को पढ़ें, क्योंकि ध्यान से पढ़ते हैं तो वह स्टूडेंट अच्छा होता है जो ट्रिक्स से दूर रहे और गूढ़ ज्ञान को अपने पास समझाए, वो सबसे अच्छा छात्र होता है। ट्रिक तो हर चीज़ की बन सकती है, लाखों बना लो, फिर उलझ जाता है बच्चा, गलत और कर देता है उसके चक्कर में। तो पहला कौन सा है? गुलाम वंश। दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश, खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, सैयद वंश आया, और 5वें आए आपके लोधी। कौन आते हैं? 5वें आए आपके लोधी। तो ये जो गुलाम वंश है ये आपका 1206 से शुरू हुआ और 1290 तक रहा। खिलजी 1290 से 1320 तक रहे। तुगलक 1320 से लेकर के 1414 तक रहे, टूट जाएंगे 1398 में बिल्कुल, ठीक है। तैमूर लंग का आक्रमण होगा 1398 में। सैयद 1414 से लेकर के 1451, और लोधी थे आपके 1451 से लेकर के 1526। ये तो एक छोटी सी चीज आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। GKTSL जो बच्चे याद करते हैं, गुड़ खाओ तसले में, GK तो सरल है, तमाम ट्रिक्स हैं, कैसे भी याद कर सकते हो। गुखी तू सेलम याद कर सकते हो, सेलम में इनके बाद मुगल आ गए थे, हिंदी में याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, मतलब कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो दिल्ली की सल्तनत पर सबसे पहले तो ये 5 वंश पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला पूछा था दिल्ली सल्तनत पर पहला कौन सा वंश था? गुलाम वंश। अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। सबसे कम कार्यकाल किसका था? खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत में पूछा जाएगा सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो दिख रहा होगा साफ साफ 30 वर्षों का, खिलजी वंश का। पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो साफ साफ दिख रहा होगा ये भी आपको, तुगलक का है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? ये तुगलक रहे। दिल्ली की सल्तनत में सबसे लंबे समय तक कौन रहे? आपके तुगलक रहे। बात है इनके बारे में जानने की, और बच्चे वादा करता हूं उतने विशेष तरीके से चीजें बताऊंगा जो आपने ना तो किसी पुस्तक में, ना किसी यूट्यूब वीडियो में, ना किसी फैकल्टी ने, ठीक है। मैं ये नहीं कहता सबसे बेस्ट, लेकिन मैं आपको एहसास करा सकता हूं इस चीज का कि हाँ, हम सबसे बेहतर चीजें जान रहे होंगे, सबसे बेहतर। और अपने बारे में बताऊं तो मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास मेरे सबसे मजबूत पार्ट भी हैं इतिहास के। मतलब ये ऐसा वो पार्ट है जिसको मैं नींद में भी पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ, भरपूर नींद में भी हूँ, तब भी कोई पूछे तो मैं इस पार्ट को पढ़ाने का मादा तब भी रखता हूँ। तो जब कोई सी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो उसे पढ़ाने में मज़ा उतना ही आता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम किसको? गुलाम वंश को शुरू करेंगे, ठीक है। याद रख लेना भैया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब आते हैं आपका दिल्ली सल्तनत की तरफ। दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले शुरू कर लो गुलाम वंश को। आप लोग समझ गए हैं मुसलमान आक्रमणकारी भारत में क्यों सफल हुए हैं? 1206 से लेकर के 1290 तक। अब ये बच्चे नहीं बताऊंगा मैं आपको, वापस फिर से, अब आपको अपने आप ही जज करना होगा। आप लोग अपने आप बता देना कब से कब तक गुलाम वंश रहा, तो क्या बोलोगे? 1206 से लेकर के 1290 तक रहा, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे। प्रश्न देखो, आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में लाख सिर पटक पटक कर मर जाओगे, मैं नहीं जवाब दूंगा,
ठीक है, मैं इतना वादा कर सकता हूं जितना इतिहास में पढ़ा रहा हूं वो एनफ है आपके लिए। और साथ में अगर यहां देखोगे आप लोग, इसको आप लोग अगर कवर करते चलोगे ध्यान से तो एक भी डाउट नहीं बचेगा। बात है क्रम से पढ़ते चलो, जिस दिन इतिहास खत्म हो जाए उसके बाद जितने डाउट हों, ठीक है, डाउट ग्रुप आपके पास है, आप लोग जानते होंगे, मैं रिप्लाई करता हूं। भेजो क्वेश्चन जितने भेजने हैं, भेजो, ऑडियो भेजो, पर्सनल मैसेज मत करो मेरे पास कोई भी। पर्सनल मैसेज का किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा, आप लाख बुरा माने भला माने, क्योंकि अब आप में से बहुत सारे बच्चे तमीज खो चुके हैं। आप लोगों का मैसेज अगर हम 4 दिन नहीं सीन कर पाते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है और मैं इसका अभिभावक हूं, तो आप उल्टा रिएक्ट करते हो, आप मतलब तमीज भूल जाते हो, उल्टा बोलने लग जाते हो। कोई कह रहा जी मैसेज नहीं दिख रहे तुझे, है क्लास में डायलॉग मारता है, कोई कुछ कहता है, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, बच्चों को मैसेज के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं तुझ पे, बताओ। तो मैंने वो सोचा है कि हम लोग वो चीज़ छोड़ेंगे, तो डाउट ग्रुप में जो होगा वही मैं रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे तो उतनी ज़्यादा आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, और फिर एक्सपेक्टेशंस में कहीं थोड़ा सा वेट आप लोगों को करना पड़ जाए तो आप लोग बड़े बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं, जो मैं झेल पाने के योग्य नहीं हूँ। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो वो मैं नहीं झेल सकता, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक धर्म है अध्यापक धर्म, और मैं हमेशा से कहता हूँ मैंने मीडिएटरी नहीं चुना है कि मुझको कहीं जाना है, मैं टीचिंग के थ्रू कहीं जाना चाहता हूँ, मैं आजीवन पढ़ाऊँगा, तो मेरे शब्द हैं, मैं आजीवन पढ़ाना चाहता हूँ, है ना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं आप लोगों के इसी तरह के तंज के साथ पढ़ाऊँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझता मैं। तो इसीलिए वो कमेंट सेक्शन वाला नहीं है, आप लोग बेकार कमेंट्स लिखेंगे तो आप लोग पहले अच्छे से प्लीज़ मेरी चीज़ों को समझे, तो एक एक डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। डाउट ग्रुप में भेजो, जरूर करूँगा, है ना, वादा है। यहाँ आते हैं वापस। तो मैंने बोला गुलाम वंश जो है, तो गुलाम वंश की शुरुआत कैसे होगी ये देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले तो इसके फाउंडर आपको पता होने चाहिए, संस्थापक आपको पता होने चाहिए, और संस्थापक कौन है इसके, वो संस्थापक हैं इसके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, इनको दिल्ली और लाहौर वाला क्षेत्र मिला, और ऐबक ने किस तरह चालाकी से अपने जो विरोधी थे उनको रिश्तेदारों में बदल लिया। तो है थी ना कमाल की बात, है ना। चलो नेक्स्ट। तो फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन था, गोरी का गुलाम और दामाद था, गोरी का गुलाम व दामाद था। ये गुलाम दामाद कैसे बन जाते थे, तो गुलामों के अंदर एक प्रतिभा होती थी। गुलाम को ऐसा नहीं है कि वो उसको झाड़ू पोछा मारने के लिए लिया गया है, जिस तरह से वो अपना प्रदर्शन करता था उसी तरह से उसका प्रमोशन होता था। ठीक है, इनकी कद काठी देखी जाती थी, किस तरह का इनका व्यवहार है, इनके बारे में जो इनके मालिक होते थे, जो इनको बेचने आते थे, वो बताते थे। तो इसी तरह से ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जब बेचा गया, किसको बेचा गया, कुब्दिल, इसको अब्दुल, इसने किसने खरीदा था, अब्दुल अजीज कोका ने, अब्दुल अजीज कोका। तो क्योंकि ऐबक जो है एक बहुत गरीब परिवार से था, तो इनके माता पिता ने पहले ही होता था अपने बच्चे को बेच देते थे गरीबी में, है ना, क्योंकि एक व्यापार था, चलता था पहले, जैसे आज सोना चांदी को बेच देते, पहले ऐसे अपने बच्चे को बेच देते थे। तो ऐबक को बेच दिया इसके माता पिता ने। ऐबक को बेच दिया तो किसने खरीदा था, अब्दुल अजीज कोका ने। अब्दुल अजीज कोका को मुस्लिम साहित्य में वो वर्णन प्राप्त है जो हिंदुस्तान के साहित्य में चाणक्य को है। मतलब परख के आधार पर, जिस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देख करके, खेल खेलते बच्चे को देख करके यह निर्णय कर लिया था कि यह बच्चा एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, उसी तरह तय किया अब्दुल अजीज कोका ने। इसने बोला यह बच्चा एक दिन नेतृत्व कर रहा होगा। तो इस अब्दुल अजीज कोका से इसको किसने खरीद लिया था, इससे खरीद लिया था गोरी ने। ठीक है, तो गोरी ने किसको खरीदा, ध्यान से याद रखेंगे, गोरी ने खरीदा था ऐबक को, किससे, अब्दुल अजीज कोका से। और दरअसल में ये कौन हुआ, तो ऐबक ने अच्छा काम किया, ऐबक ने अच्छा काम किया। तो ऐबक को हम 3 तरह से देखेंगे। एक तो अमीर ए नाखूर बना पहले, अमीर ए नाखूर। भैया जी ये अमीर ए नाखूर क्या होता है, तो अमीर ए नाखूर प्यारे बच्चों होता है आपका जो घोड़े वाली सेना होती है ना, अश्व सेना, उसका प्रमुख। अस्तबल को देखते हुए, सारे अस्तबल, घोड़ों के जितने अस्तबल होते थे, अस्तबल क्या होता है जी, जहां घोड़े रखे जाते।
तो उनकी देखरेख और सेना में घोड़ों की देखरेख यही करते थे। तो क्या बोलेंगे? अश्व, ये ऐसे याद कर ले सकते हैं हम, अस्तबल का प्रमुख, अस्तबल का प्रमुख, घोड़ों का देखरेख जिसके हाथ में होता था। तो पहले तो इसके काम से खुश होकर के गोरी ने इसको अमीर नाखूर बनाया। अमीर नाखूर के बाद में इसको मलिक और सिपाह सालार की उपाधि दी, मलिक और सिपाह सलार की। और ऐसा वैसा नहीं है ऐबक, ऐबक ऐसा था कि गोरी ने बोला ऐबक है, ऐबक है सिपह सलार, सिपह सलार मतलब सेनापति का पद, ठीक है। मलिक सिपह सलार की उपाधि दी। और आजीवन ये कभी सुल्तान नहीं बोला इसने खुद को, कभी इसने खुद को सुल्तान नहीं बोला, हमेशा खुद को सिपह सलार कहता रहा, खुद को सेनापति कहता रहा। साम्राज्य बैठ गया, एक वंश की स्थापना कर दी, गुलाम वंश की, ठीक है। तो यहां आएंगे वापस से, ध्यान से देखना एक बात को। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई, किसने कर दी भैया? ये कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि पहले अमीर नाखूर बना अपने कार्यों के चलते हुए, बाद में मलिक और सिपह सलार की उपाधि इसको गोरी ने दे दी। गुलाम वंश के बच्चे बहुत सारे नाम है, याद रख लेना। दास वंश किसको कहा जाता है? क्योंकि इसमें गुलामों ने शासन किया है। ममलूक वंश किसको कहा जाता है? ममलूक वंश, ममलूक वंश एक इतिहासकार है हबीबुल्ला, उसने नाम दिया है। ममलूक वंश, दास वंश, गुलाब वंश, स्लेव डायनेस्टी, ये सब किसके नाम हैं? क्या बोलोगे? किसके नाम है? ये नाम है आपके सारे के सारे गुलाम वंश के। बच्चे लास्ट के 5 मिनट में आप लोगों के डाउट लूंगा मैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, लास्ट के 5 मिनट के लिए समय रखो, इतने सीखो, फिर 5 मिनट में डाउट अपने भेज देना। जो पॉसिबल होंगे वो मैं दे दूंगा जवाब, जो अच्छे लगेंगे मुझे क्वेश्चन उनके भेज दूंगा। ऐसे नहीं बेतरतीब क्वेश्चन भेज दो, कभी उल्टे सीधे प्रश्न लिख दो, ऐसा नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और कौन है, क्या क्या जानना चाहिए आपको? राजधानी, राजधानी इसने बनाई आपकी, कैपिटल बनाई थी इसने लाहौर, ठीक है। शासनकाल जो इसका है, 4 वर्ष ही गद्दी पर रहा, 1206 में बनेगा और 1210 में चौगान खेलते हुए, क्या पोलो खेलते हुए, चौगान मतलब घोड़ों बैठ के जो पोले होती है उसको खेलते हुए घोड़े से गिर करके इसकी मौत हो जाती है। तो ये तो कॉमन बातें हुई। लाहौर राजधानी बनाई, इसको फोकस में रखना, मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद आपसे, जब इल्तुतमिश पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसने राजधानी बनाई थी आपकी लाहौर में, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो भाई, और शासनकाल हो गया, राजधानी हो गई, अन्य नाम इसके, अन्य किन किन नामों से इसको जाना गया है? तो अन्य नामों में इसके एक तो आता है आपका लाख बख्श। लाख बख्श इसलिए कहते हैं क्योंकि लाखों का दान करता था। पील बख्श इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसने हाथियों का दान किया। पील बख्श क्या किया इसने? हाथियों का दान किया, ये बात याद रख लेना। चलो भाई, खुतबा पढ़वाया अपने नाम का, लिखना, खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा नहीं पढ़वाया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसने कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं की। एक एफएसटी शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश में, वो जब खुतबा जारी करेगा अपनी प्रशंसा में सभी राजाओं के नाम लिखवाएगा खुतबे पर, लेकिन कहीं भी नाम उस खुतबे में नाम नहीं होगा ऐबक का, क्योंकि ऐबक ने स्वयं को कभी सुल्तान बोला नहीं। कभी अपनी प्रशंसा में वो सिक्के खुतबा जारी करते थे कि भाई राजा की ये उपलब्धियां हैं, अपनी प्रशंसा कराते थे। इसने कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं कराई, कभी खुतबा नहीं पढ़वाया। ये बात आप लोगों को पता रखनी चाहिए, ठीक है। अगली बात में आएंगे, बख्तियार काकी का शिष्य था। किसका शिष्य था? बख्तियार काकी का शिष्य था। और भैया सुशील क्लास देख रहे हो ना, था वा लगा दिया करो आप अच्छे से, ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लिखा उतना ही लिख के छोड़ दो, अच्छे से लगाना भैया प्लीज, है ना। बख्तियार काकी का शिष्य था, ये बात याद रख लेना। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है इसके निर्माण कार्य क्या क्या है। निर्माण कार्य बनवाया क्या क्या इसने, ठीक है। सबसे पहले तो मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम, ऐसा नहीं है ये इसने अब बनवाई गद्दी पर बैठते, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इसने 1194 में बनवा दी थी, 1194 में।
कि आप कहेंगे शासक नहीं है लेकिन अच्छा सेनापति था उस समय तक, तो तब इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है जी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है आपकी दिल्ली में स्थित, दिल्ली में निर्माण करवाया इसका। ठीक है, दूसरा क्या बनवाया इसने? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, तो ये एक मस्जिद है। कभी इसको सोच लो कोई होटल वगैरह है, मस्जिद है कभी 5 स्टार होटल समझ लो, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, और कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है? आज ही बताया मैंने आपको, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये पहले एक संस्कृत का महाविद्यालय हुआ करता था, और संस्कृत के महाविद्यालय के बारे में आप जानोगे जब मैं विग्रह राज आदि शासकों के बारे में आपको बता रहा हूँ। उन्हीं के एक दरबारी थे हरिकेल। ठीक है, तो हरिकेल ने नाटक लिखे थे, संस्कृत नाटक, वो इसी 2.5 दिन के झोपड़े पर अलंकृत है, इसी पर लिखे हुए हैं उसकी पंक्तियां हरिकेल नाटक की। चलो भाई, निर्माण कार्य तीसरा क्या है? कुतुब मीनार को शुरू करवाया। कुतुब मीनार को प्रारंभ। तो कुतुब मीनार का जो काम है, इसको निर्माण को शुरू करवाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? किसको दिया जाएगा? हमेशा ऐबक को दिया जाएगा। कुतुब मीनार के बारे में मैं आपको, अगर आप जो देखते होंगे पुराने बच्चे जो होंगे तो वो इस बात को याद रख लेना, इसकी ऊंचाई यूनेस्को में कब शामिल हुई, ऐसी साइट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कुतुब मीनार कितनी है? 72.5 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई, सॉरी क्या बोलोगे, ऊंचाई बोलना ठीक रहेगा। 1993 में ये यूनेस्को में, 1993 में क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, जिसमें भारत के 40 स्थल हैं, उनमें से एक ये शामिल है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, अब इसको कुतुब मीनार को पूरा करवाएगा इल्तुतमिश, उसके बाद में एफएसटी काम करवाएगा, उसके बाद में सिकंदर लोदी। तो जैसे जैसे राजा आते रहेंगे, ऐसे ऐसे हम इसको पढ़ते रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मस्जिद बनी है, झोपड़ा बना है, मस्जिद बनी है, कुतुब मीनार बनी है, ये किस शैली में बनी हुई है? किस शैली में बनी हुई है? तो इसका एकमात्र उत्तर बनता है कि जो ये मेहराब विकास था, याद रख लेना, सॉरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गुंबद, गुंबद कला और मेहराब कला का विकास, गुंबद कला और मेहराब कला का विकास ऐबक के समय पर हुआ। ठीक है भैया, किसके समय पर हुआ? ऐबक के समय पर हुआ। आप लोग सोचेंगे भैया जी गुंबद कला क्या है, तो गुंबद दरअसल में किसी भी आकृति को इस तरह की आकृति ऊपर से दे देना, ये गुंबद है। मेहराब कला होती है किसी को एक ऐसा स्क्रिप्चर देना किसी भी आकृति को। ठीक है, तो कभी भी आप देखें इस तरह का कहीं कोई आकृति, तो समझ जाना ये मेहराब है, और ऐसे ऊपर से घूम के बनाया जाता था इसको थोड़ा अंदर की साइड से, मेहराब विकास है। और वो है इस तरह की आकृति आपको कहीं दिखती है तो वो गुंबद कला का विकास है। तो गुंबद कला और मेहराब कला का जो विकास भारत में किया, वो किसने किया है? ऐबक के द्वारा किया गया है। ठीक है भैया, किसने किया ये विकास? ऐबक के द्वारा किया गया है। और बहुत से लोग मानते हैं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये भारत की पहली मस्जिद है, तो हमेशा याद रख लेना, क्योंकि लोग तर्क देते हैं कि ये भारत में आए आक्रमणकारी तो इन्होंने ही पहली मस्जिद बनाई होगी। याद रख लेना, भारत की पहली मस्जिद केरल में है। ठीक है, चेरामन जुमा, कहीं किनारे पर लिख लेना। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद जो है 7वीं शताब्दी की है, वो ये आपकी 13वीं शताब्दी में बनी है कुव्वत उल इस्लाम, भारत की पहली मस्जिद। आक्रमणकारियों से पहले भी कुछ लोग आकर के, इससे मिलता है हमें कि दक्षिण में मुस्लिम पहले आकर के कुछ लोगों ने निवास कर लिया था और एक मस्जिद बनाई थी, नाम क्या है? चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा, स्थानीय शासकों का इसमें सहयोग रहा था। चेरामन जुमा कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है,
गुरुजी कुतुब मीनार कब निर्मित हुई? तो भैया सबसे पहली ईंट कुतुब मीनार की रखी गई थी 1193 में। इसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया, 1197 में इसका थोड़ा काम शुरू किया गया और फाइनली इसका काम जोर शोरों से चला था 1199 में, ठीक है। लेकिन इसको भी कुतुब मीनार को ये पूरा नहीं कर पाया, बाद में इसको ऐबक ने, और काम तो इसका चलता रहेगा, 1505 तक भी काम हुआ है इसमें, ठीक है। वो हम जानते रहेंगे प्यारे बच्चे, उससे दिक्कत मत लो। इसके बाद में आएगा इल्तुतमिश। तो कल की क्लास हम इल्तुतमिश से शुरू कर रहे होंगे और कल गुलाम वंश को हम खत्म भी कर रहे होंगे। अब आप लोग अपना बताएंगे। सर जी टाइम हो गया आपके जाने का। जी धीरज कुमार जी। सर ऐबक गोरी का दामाद कैसे हुआ? इसकी लड़की से शादी करके दामाद हुआ भैया। डाउट देख रहा हूं मैं आप लोगों के। बहुत बढ़िया। ये देखो, गोरी की राजधानी कौन सी थी? गोरी की राजधानी मैंने आपको बताई है या नहीं बताई है? बताओ पहले तो मुझे। गोरी कहाँ शासन करता था, ये बात मैंने आपको बताई है नहीं बताई? आंसर करोगे फटाफट से। सर जी कितने पैसे में खरीदा था? भैया ये नहीं पता मुझे कितने पैसे में खरीदा था। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से, जिन्हें डाउट नहीं है, वो कृपया करके थम्स अप करके भेजेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। गोरी का दामाद भी था। अरे भैया बता तो दिया यार 4 बार, गोरी का दामाद था। अब क्या मतलब इसकी शादी की फोटो लेके आऊं, ये बताओ मुझे। शादी की फोटो लेके आऊंगा तब मानोगे गोरी का दामाद था? है? चलो, अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है भैया, चलेगा टॉपिक अभी। चंद्र का देवता बोलते हैं इसको। हाँ, ऐबक का अर्थ होता है, लूला लंगड़ा भी होता है ऐबक का अर्थ। चंद्र का देवता लिख के मत आ जाना पेपर में, मैंने देखे कुछ अध्यापकों ने बताया चंद्र का देवता। बख्तियार काकी का शिष्य था, बिल्कुल। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो बख्तियार काकी की याद में ही इसने शुरू किया था। वेरी गुड। खुतवा किसको कहते हैं सर? बच्चा बता दिया, क्लास पीछे करके देखो। प्रशंसा, खुद की ही तारीफ करना, खुद की ही तारीफ करना, ये खुतबा कहलाता था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि सर समझ में आया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ओके। तो बच्चों आप लोग डाउट अपने हमेशा डाउट ग्रुप में भेजें और क्लास को बड़े प्यार से करो। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो वास्तव में ये चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। जो नहीं चाहते सिलेक्शन हो, जो ये सोचते हैं कि हम परम ज्ञानी हैं, तो उनकी मर्जी है, वो जैसे चाहें वैसे करते रहें। परम ज्ञानियों को कोई भी उद्देश्य देना, ये क्या होता है, ये मूर्खता होती है। और मैं इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे पाऊँ, ठीक है। उस तरह का ज्ञान कि आपको नहीं 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 भैया यही करना है, तो जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते। ऑफलाइन होता तो मैं तुम्हें धो देता, मतलब बेशक से, वो बात अलग थी, है ना। तो मैं उन बच्चों को सलाह देता हूँ, जो प्यारे बच्चे जो हम पर विश्वास करके यहाँ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहे। डाउट है तो डाउट ग्रुप में भेजें, है ना, हमेशा वहाँ, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा आपकी मदद जरूर करता है। बहुत सारे बच्चे एक्टिव है, रिप्लाई करते हैं, देखे मैंने बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं, ठीक है। अब